अगर आज अपने रेसलर्स जो है आप देख रहे जंतर मंतर में, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन 1958 में 59 में स्टार्ट हुआ था। फ्यूचर पॉलिटिक्स का क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का क्या होना चाहिए। हरेक आदमी, हरेक बच्चे के पास मोबाइल है और वो पूरा बिल्कुल अवेयर रहता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। बिकॉज मैं जम्मू एंड कश्मीर में आपके इस प्यारे से शो का नाम है राजमंत्र और मैं हूं आपका प्रिय मित्र पॉलिटिक्स कोच अमरीश राय। हम बात करते हैं कि कैसे बिना अधिक पैसे खर्च किए और बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी आप पॉलिटिक्स में सफल हो सकते हैं, और वो है एथिक्स के साथ पॉलिटिक्स करना। आज हमारे साथ बातचीत के लिए बड़े खास मेहमान हैं। हमारे देश में आर्मी के 7 कमांड्स होते हैं और हमारे आज के मेहमान उनमें से एक कमांड जो सेंट्रल कमांड कहलाता है, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर सेंट्रल कमांड, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, के चीफ रहे हैं। अपने जीवन के 37 वर्ष देश की सेवा में इन्होंने दिए हैं। प्रेजेंटली ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन हैं और नेशनल काउंसिल ऑफ न्यूज एंड ब्रॉडकास्टिंग के भी वाइस चेयरमैन हैं। इन्हें असाधारण क्रम की सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा मेडल अवार्ड से सम्मानित किया है। ये भारतवर्ष के युवाओं को प्रशिक्षित करके लीडर बनाना चाहते हैं। इनका नाम है मेजर जनरल राजन कोचर। नमस्कार राजन जी, स्वागत है आप। नमस्कार, बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया और कोशिश करेंगे कि आपके सब्जेक्ट जो आपने चुना है आज, पॉलिटिक्स विद एथिक्स, हम इसके बारे में जस्टिस कर पाए। सर, आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है, जो आप लोगों की स्किल रही है, जो आप लोगों का नॉलेज है, वो समाप्त नहीं होना चाहिए। वो भारतवर्ष के लोगों तक जहां तक पहुंच सके पहुंचना चाहिए। ये मेरा प्रयास है, जिससे आपकी वजह से लोग समृद्ध हो सकें, राष्ट्र समृद्ध हो सके। ऐसा मेरा प्रयास है और इस प्रयास में आप साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके लाइफ हिस्ट्री को देख रहा था तो उसमें मुझे पता चला कि आपने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ। अमेजॉन बेस्ट सेलर बुक भी है। यदि आपको अपने लाइफ हिस्ट्री को, अपने इस पुस्तक को एक मूवी में उतारना हो और 2 मिनट में उस मूवी का समरी बताना हो भारतवर्ष के लोगों को, युवाओं को, पॉलिटिक्स के लिए उसमें से क्या मिल सकता है, एथिकल पॉलिटिक्स के लिए क्या मिल सकता है, तो उस मूवी को आप कैसे दिखाना चाहेंगे, कहां से शुरू करके? देखिए, अगर किताब की अगर बात हो तो किताब की अगर हम उसको एक मूवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं अपनी लाइफ के बारे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ, किताब के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप एक किताब को मूवी में अगर उसका शेप देना चाहते हैं तो आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। आपको भारत और चाइना का इतिहास को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको अपना स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा और स्क्रिप्ट ऐसा होना चाहिए जो आज के लिए रेलेवेंट हो। तो पुराना स्क्रिप्ट को अगर हम दोहराएंगे तो उससे हमको लेसन्स नहीं मिलते। तो कोई भी क्षेत्र में अगर हम हैं और हम अपनी एक लाइफ का स्क्रिप्ट अगर उसको निकालना चाहते हैं तो हम अपना जो पीछे का जो ऑलरेडी कार्यकाल है, हम उससे लेसन सीख के और हमको अपना जो है आगे का स्क्रिप्ट हमको और बढ़ाना है। लेसन्स को सीखने के बाद हमने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। तो चाइना के ऊपर अगर ये ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ अगर एक मूवी मैंने एक किताब अगर मैंने लिखी है तो इसकी
प्रेरणा अमरीश जी मुझे एक टैक्सी ड्राइवर से मिली, आपको आश्चर्य होगा। हुँ। मैं एक दिन मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ बिकॉज़ डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाके मोटिवेशन टॉक्स देना, बच्चों से मिलना, मेंटरिंग करना, लोगों को लीडरशिप के अपने एग्ज़ाम्पल्स देना और प्रोत्साहन करना कि नेशन बिल्डिंग के लिए वो लोग, हमारा जो यूथ है वो क्या कर सकते हैं। तो एक दिन ये 2 ढाई साल पुरानी बात है और अभी कोविड स्टार्ट नहीं हुआ था या शुरू-शुरू का था वक़्त वो, और चाइना हमारे बॉर्डर पे आ चुका था और अप्रैल 2020 की बात है ये। तो जब मैं एक ड्राइवर के साथ जा रहा था तो वो उस ड्राइवर को पता था मैं एक फ़ौजी हूँ और उसने मेरे से पूछा, साहब ये चाइना जो है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली देश है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते और हम चाहे कुछ भी कर लें। 1962 की लड़ाई का उसने हवाला दिया कि सर देखो 1962 में क्या हुआ हमारे साथ और आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। तो एक चाइना को एक चाइना के सोल्जर को उसने 10 फीट लंबा बताया और उसने बोला कि उसका कद इतना ऊंचा है कि हम अपने भारतीय फौज उसके सामने कुछ नहीं। तो ये एक मेरे माइंड में आई थिंक उस रात मैं सो नहीं पाया। ये मुझे इतना जो इसकी बातों से ऐसा लगा कि अगर एक कॉमन मैन हमारे देश का जो नागरिक है, अगर वो ऐसे सोचता है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में, हमारी मिलिट्री लीडरशिप के बारे में, तो शायद हमको ये जो छवि है हमारे देश की और हमारे सोचने का तरीका है, हमको इसको बदली करना पड़ेगा और फिर ये किताब का जन्म हुआ। तो अगर आप किताब को अगर उसको देखें और अगर उसको एक कहानी में या उसको एक फ़िल्म में तब्दील करें तो आपको एक ऐसा दृश्य लेके आना पड़ेगा कि अ, भारत की सोच क्या थी और भारत ने क्या-क्या कदम अभी लिए हैं इस सोच को बदलने के लिए। बिकॉज़ कोई भी अगर मूवी होती है वो लोगों की सोच बदलने के लिए बनती है। एक प्रेरणा देती है देश को एक ऐसा कॉन्फिडेंस देती है कि आपकी पॉलिटिकल और आपकी मिलिट्री लीडरशिप में ऐसी क्षमता है कि वो हमारे देश की सुरक्षा कर सकते हैं। तो बेसिक मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का आता है और ये जो आप फ़िल्म की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात इससे ये समझ में आ रही है कि हमारे पॉलिटिकल अरेना को, पॉलिटिशियंस को बेसिकली यह मालूम होना चाहिए कि रियलिटी क्या है। चाइनीज़, सिर्फ चाइनीज़ नहीं, सभी के मिथ्स क्या हैं, इन सभी कंट्रीज़ के, और वो उन मिथ्स के बारे में पता हो और उसको वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एटलीस्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों तक पहुँचाएँ कि ये बात है। वास्तविकता ये है। मैं सही हूँ क्या? अमरीश जी, ये एक बहुत आइडियल सिचुएशन आपने अभी एक बिल्कुल यो सिचुएशन ऐसी है कि आप जो बिल्कुल आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए, पर वो क्या कर रहे हैं ये? और अगर वो कर रहे हैं, तो कितनी हद तक सफल हुए? देखिए आज हम बात करते हैं कि चाइना हमारे बॉर्डर पे आ चुका है। हम ये भी बात करते हैं कि चाइना ने 1000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का जो भी एरिया है, उस पे कब्ज़ा किया हुआ है अप्रैल 2020 के बाद। पर जो पॉलिटिकल नैरेटिव हमारे देश से बाहर निकलता है या हमारी जनता को ये निकलता है कि हमने चाइना को 1 इंच नहीं दिया है। अब हम उस इंच की जब बात करते हैं तो वो
सच्चाई है कि हमने अपने देश का इंच नहीं दिया है, पर हमने वो एरिया उसको दिया है जो ना तो चाइना का है और ना इंडिया का है, वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है। हम उसको अपना मानते हैं, चाइना उसको अपना मानता है। आज अगर चाइना उस एरिया में आके बैठ गया है और उसको अपना मानने लग गया है, तो हमारा क्लेम उस एरिया में खत्म हो जाता है। तो ये पॉलिटिकल मैसेज लोगों को नहीं दिया जाता है, बिकॉज इससे आपकी अपनी कमजोरी सामने आती है। अगर आपने एक दुश्मन को अगर अंदर आने दिया और एक डिस्प्यूटेड एरिया को उसको कब्जा अगर करने दिया और आपने कुछ नहीं किया उसको उखाड़ने के लिए, वहां से उसको खदेड़ने के लिए, उसको वापस जाने के लिए, तो ये एक आपकी कमजोरी है। और ये कमजोरी एक या दो दिन की कमजोरी नहीं है, ये कई साल की कमजोरी है। बिकॉज आपने अपनी स्ट्रैटेजी में चाइना को आपने कभी ऐसा दुश्मन नहीं माना। हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन 1958 में 59 में स्टार्ट हुआ था और 62 में जब चाइना ने उसको नष्ट कर दिया हमारी, और उसके बाद हमारी इतनी एग्रीमेंट्स हुई है चाइना के साथ। एक 1993 की हमारी पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है जिसमें क्लियरली ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है कि जो भी एरिया डिस्प्यूटेड है उसमें हमारे पेट्रोल जाएंगे और एक पॉइंट तक जाएंगे और वहां पे पीएलए के, चाइनीज आर्मी के पेट्रोल भी आएंगे उस पॉइंट तक और वापस चले जाएंगे, वो दिखाने के लिए कि भाई यहां पे किसी का कब्जा नहीं है। और ये चीज काफी सालों तक फॉलो होती आई है। और ये अप्रैल 2020 के बाद अगर ये हादसा हुआ है तो इसमें किसी ना किसी को इसका जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली जिम्मेवारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसी को मैं एथिक्स बोलता हूं। आप पॉलिटिक्स विद एथिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स अपनी जगह, एथिक्स अपनी जगह। ये पॉलिटिक्स विद एथिक्स की जो हम आज बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स और एथिक्स का। आपको मैं अगर इतिहास में लेके जाऊं, कौटिल्य जैसे लोग जो राजधर्म की बात करते थे, स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल हमारे सामने है जो स्पिरिचुअलिज्म को भी पॉलिटिक्स में लेके आए थे। श्री औरोबिंदो का एग्जाम्पल हमारे सामने है, और हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, आपको महाभारत से ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जो एथिक्स में, पॉलिटिक्स को एथिक्स में अपना शामिल करते थे। और अभी अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल में आएंगे तो चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी और ऐसे कई नेता हमारे पास हैं जो इसमें, इस एथिक्स में विश्वास करते थे। पर आज अगर हम अपने नेताओं की गिनती अपनी करें कि जो एथिकल पॉलिटिक्स खेलते हैं, आई थिंक अब ऐसी कोई चीज नहीं है, कोई ऐसी परिभाषा नहीं है, ना तो हमारे देश में ना तो किसी और देश में, जहां पे हम पॉलिटिक्स और एथिक्स की बात इकट्ठे कर सकते हैं। अमरीश जी। ओके, सो रिलेशन जो है पॉलिटिक्स और एथिक्स का कुछ इस प्रकार का है, जहाँ पर मैं ये बार बार देख रहा हूँ कि हम जब एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसा अभी आपने भी एग्जाम्पल लिया, तो आपने जो एग्जाम्पल्स लिए वो सामान्य रूप से ऐसे, अभी कल मैं सुन रहा था, जब लोग इस संसार में नहीं होते हैं तो उनके बारे में अच्छी बातें होती हैं, जो लोग संसार में होते हैं उनके बारे में अच्छी बातें नहीं होती हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में बुरी बातें भी नहीं होती हैं। सामान्य लोग नहीं करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं संसार से फिर उनकी बातें होती हैं कि उनके अंदर क्या अच्छाई थी। फिलहाल अगर एक उदाहरण, एक ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल
जिसमें पॉलिटिक्स और एथिक्स को राइटली फॉलो किया गया हो? कोई एक एग्जांपल। देखिए, मैं अगर ये इसका एग्जांपल अगर मैं इसको दूं, तो एक एक आर्टिकल 370 मेरे सामने आ रहा है। हो सकता है काफी लोग सहमत ना हो मेरे से, बिकॉज मैं जम्मू एंड कश्मीर में 3 टेन्योर रहा हूँ। तकरीबन 8 साल मेरे सर्विस के जम्मू एंड कश्मीर में थे। मैंने वहां के हालात देखे, मैंने वहां का माहौल देखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा था कि हम आर्टिकल 370 को अबॉलिश करेंगे। ये एक एथिकल स्टेटमेंट है। मैनिफेस्टो में दिया गया है कि हमने ये अपने देश के लिए करना है, और मोदी जी ने ये करके दिखाया। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको अपने सामने देता हूं। आज कश्मीर का जो हालात है वो बहुत बेहतर है। कश्मीर में निवेश हो रहा है, एक नॉर्मलसी आ रही है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ इंडस्ट्री लगाई जा रही है। अदानी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अंबानी आ रहा है, टाटा आ रहे हैं। तो ये सारी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, 25,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट के लिए। यूएई से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है, करप्शन को दूर किया जा रहा है, स्टोन पेल्टिंग के केसेस आपके बंद हो गए, आपके टेरर फंडिंग जो जमात इस्लामी से आती थी वो बंद हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है पॉलिटिक्स विद एथिक्स। एक आप स्टेट को नॉर्मलसी में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। आपने एक स्टेट में एक साफ सुथरी वहां पे गवर्नमेंट लगाई है, चाहे वो बेशक एक गवर्नर्स रूल ही समझिए, उसको प्रेसिडेंट रूल ही समझिए राइट नाउ, वो कोई ऐसा इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पे नहीं है, बट आने वाले वक्त में वहां इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आएगी। तो ये एक रीसेंट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस, बिकॉज मैं कोई कांग्रेस का या बीजेपी का या आम आदमी का मैं कोई नेता नहीं हूं, बट ये एक बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है कि जो गवर्नमेंट ने एथिकली प्रॉमिस किया लोगों को, अपनी आवाम को, अपने देशवासियों को, वो गवर्नमेंट ने पूरा किया। अभी आपने बताया कि अचानक आप मतलब एक सफाई में आपने ये कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता नहीं हूँ, बायस्ड नहीं हूँ, फ्री ऑफ विल से बता रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो क्या किसी पार्टी का नेता होना, मतलब किसी पार्टी में पॉलिटिशियन होना, एथिकली अच्छा नहीं माना जाता? देखिए, ऐसी बात नहीं है। आज पॉलिटिक्स एक प्रोफेशन जैसा बन रहा है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में मैं वाइस चांसलर एक पूना में एमआईटी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी मानी हुई यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में एक कोर्स, एक करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें यूथ को एक करियर के लिए ट्रेन किया जा रहा है। वो है टू बिकम फ्यूचर पॉलिटिकल लीडर्स। करेक्ट। उनको नॉलेज पॉलिटिकल साइंस के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, लीडरशिप के बारे में, और हर एक चीज के बारे में उनको नॉलेज दी जा रही है। और मैं इसलिए आपको इसको बोलता हूं कि आज अगर आप गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज को देखें, उन मिनिस्ट्रीज को कौन हेड कर रहा है? आपका रेलवे मिनिस्टर जो है, ही इज एक्स आईएएस ऑफिसर। आपका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ही इज एन एक्स फॉरेन सर्विस ऑफिसर। आपका पेट्रोलियम मिनिस्टर है और आपका अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, ही इज एक्स आईएएस ऑफिसर। तो ये हम पहले नहीं देखते थे। ये अब हम जो भी एक रेप्यूटेड प्रोफेशनल लोग अपने प्रोफेशन में हैं, हमारे जनरल वीके सिंह भी हैं गवर्नमेंट में, वो भी एक चीफ रहे हैं।
तो ये सब अगर हम ये बदलाव को आपको ध्यान इसको देना पड़ेगा कि ये जितने एथिकल लोग हैं, जो जिन लोगों ने अच्छा कार्य, और अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक भी करेंगे, आप देखेंगे कि इनके अगेंस्ट एक भी करप्शन का केस नहीं रहा है अपनी सर्विस में। बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड के साथ ये आए हैं और ये गवर्नमेंट में शामिल हुए। अब दूसरी बात आती है कि पॉलिटिक्स में कई चीजों का ध्यान दिया जाता है। अच्छा, उसमें ये भी देखा जाता है कि कौन आपको वोट दिला सकता है, कौन अपने एरिया में पॉपुलर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। प्रॉब्लम पॉलिटिक्स में यही आ रही है आज। अगर आज अपने रेसलर्स जो हैं, आप देख रहे जंतर मंतर में, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट, अगर वो ब्रिजभूषण, क्या नाम है उसका, अगर उसके अगेंस्ट खड़े हैं, तो ब्रिजभूषण के अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एक ऐसा नेता है जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है और वो रूलिंग पार्टी का बंदा है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे ये पॉलिटिक्स में, देखिए, जहां पे कुछ अच्छे काम हो रहे हैं गवर्नमेंट में और पॉलिटिक्स में, कुछ ऐसी भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं हमारी डेमोक्रेसी में। मैं इसको डेमोक्रेसी से इसको मैं कनेक्ट करूंगा, बिकॉज पॉलिटिक्स इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज अ लार्जर कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिक्स एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम डेमोक्रेसी। तो अगर आप अगर हमारे जो बच्चे हैं इस चीज को समझेंगे, और आजकल एक गलत धारणा बच्चों में बन के आ रही है कि हम आईएएस आईपीएस और हम फौज में क्यों ज्वाइन करें, हम सीधा पॉलिटिक्स में जाएंगे, कम से कम मेहनत से और कुछ पैसे लगा के हम एक ऐसा ओहदा में हम आ जाएंगे कि आईपीएस वाला भी हमको सल्यूट करेगा। ये मूवीज में भी, ये आजकल की जो आपका ओटीटी चैनल्स है, इसमें भी ये चीज दिखाई जा रही है। ये गलत चीज है। ये एक गलत जो सिखलाई हम अपने यंगर जनरेशन को दे रहे हैं कि आप इतनी आसानी से पावर सेंटर, अपने खुद के पावर सेंटर आप बन सकते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपने देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि ये जो यंग ब्लड है, जो ये अपने नेता आपके बन जाते हैं, ये कैसे गैर कानूनी काम अपना करते हैं, अपने आप को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी समझते हैं और जो चाहे वो करते हैं। हमने अभी उत्तराखंड में भी एक केस हमने देखा था। एक होटल का मालिक था जिसके पास एक पॉलिटिकल पार्टी की पैट्रनेज थी, और उसने अपने एक रिसेप्शनिस्ट को, लेडी को कैसे उसको मरवाया है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने, आपको पता है, हम दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये टाइम है, आज हमारी जो पॉपुलेशन, हमारी जो कंट्री है, वो वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बनने वाली है, 140 करोड़ पॉपुलेशन की, और उसमें 47% जो लोग हैं वो 25 साल से कम उम्र के हैं। अब आप और हमको ये 25%, ये 47% के जो है, जो हमारे जो यूथ है, हमको इनको टारगेट करना है। हमको इनकी सोच को सही करना है, बिकॉज ये कल का फ्यूचर है हमारे। और अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हम अपने नेता को नहीं बदल सकते हैं, हम उनके ऊपर बदलाव नहीं लगा सकते, बिकॉज अभी वो बाहर आ चुके हैं चीजों के, वो बदलने वाले नहीं है। चाहे आप और हम कुछ भी बोले, हमारे नेता नहीं बदलेंगे। पर ये जो पॉपुलेशन है, जो टारगेट मैं ये आपको और आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूं, इन लोगों को टारगेट करना है। दिस 47% इन 2040 इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और अगर हम इन
स्टार्टा को अभी से ही अगर हम इनका बदलाव लाना शुरू कर दे, इनके साथ हमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, इनके साथ हमको मिलना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, हमको इसको, मैं तो एक आदमी हूं, ऐसी एक आपको मूवमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें हजारों लोगों को आपको अपने मूवमेंट में शामिल करना पड़ेगा, जो ये 47% पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस कर सके। और अगर हम इसमें कामयाब होंगे अमरीश जी, देन ओनली वी कैन से कि हमने कुछ किया। अगर हम इसमें 5% भी सक्सेस हासिल करते हैं, अगर आप 47% पॉपुलेशन में से अगर आप 5 या 10% पॉपुलेशन को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, तो हम उसको एक बहुत बड़ा चेंज मानेंगे। आपकी बातों से एक बात मेरे मस्तिष्क में अभी आ रही है, एक आइडिया आ रहा है जिसमें ये मूवी मेकर्स की बात मैं कर रहा हूँ इस समय, फिल्म डायरेक्टर्स और फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए बात कर रहा हूँ। आप अभी तक जो फिल्में बनती हैं सामान्य रूप से वो कही जाती हैं कि समाज के आईने के रूप में काम करती हैं, मतलब समाज जैसा होता है उस प्रकार की मूवी बना करके समाज को ही दिखाया जाता है, जिससे समाज समझे कि हम आज की तारीख में क्या हैं, पॉलिटिक्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आपकी बात से यह समझ में आया कि यदि हम फ्यूचर पॉलिटिक्स का क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का क्या होना चाहिए, इन दोनों को एथिकल रूप से ये क्या होने चाहिए, इन दोनों का एमेलगमेशन, इन दोनों को मिलाकर अगर हम मूवी बनाएं और दिखाएं तो लोगों को यह समझ में आएगा कि मेरा भविष्य वास्तव में ऐसा होना चाहिए। तो इससे जागृति या अवेयरनेस थोड़ी बेहतर होगी। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मूवी एक ये जो फिल्म मेकिंग जो है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है। आज हमारे देश में सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस प्रकार के और भी जो सोशल मीडिया जरिए हैं, मूवी के अलावा, मूवी एक जरिया, मैं आपसे एग्री करता हूँ इस चीज को कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है मीडियम, पर इससे भी बेहतर है हमारा जो सोशल मीडिया। और वो सोशल मीडिया आज आप देखिए, हरेक आदमी, हरेक बच्चे के पास मोबाइल है और वो पूरा बिल्कुल अवेयर रहता है कि यूक्रेन में क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है, बिकॉज पहले ये जागरूकता नहीं थी। आजकल के बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर ये सूडान प्रॉब्लम क्या है, ये यूक्रेन की लड़ाई क्यों नहीं खत्म हो रही है, चाइना हमारे बॉर्डर पे क्यों बैठा है, चाइना की क्या मंशा है, क्या इंडिया और चाइना में युद्ध होगा, पाकिस्तान में आज क्या हो रहा है, इमरान खान को क्यों अरेस्ट किया हुआ है। ये सारे जो क्वेश्चन है ये हमारे देश से सीमित नहीं है, ये पूरी एनवायरनमेंट हम जो इससे अफेक्ट हो रही है। और इसीलिए आपने जो बताया है, मूवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है, बिकॉज हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि लाखों लोग मूवीज देखते हैं और उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। कश्मीर फाइल्स जैसी भी एक मूवी आई है जिसको क्रिटिकल अक्लेम भी मिला है, और वो एक स्टोरी सामने लेके आई है देश के सामने कि कश्मीर में एक्चुअली क्या हुआ। काफी हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में पता नहीं था, तो एक मूवी के जरिए आपने काफी कुछ कन्वे किया। सिमिलरली मैं आपको बिल्कुल आपकी बात से ये सहमत हूं कि मूवी मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया होगा, और उसके साथ साथ हमको सोशल मीडिया को भी साथ लेके जाना पड़ेगा। आज जिस टाइप का लैंग्वेज यूज होती है सोशल मीडिया में और जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया में आपस में बात करते हैं, हमको इसमें एक बदलाव लाना पड़ेगा। और रिलीजन को, कास्ट को हमारे देश में एक साफ सुथरे तरीके से हमको सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि आज क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस के लिए और जो भी रीजंस के लिए, हम आपस में एक
हेट पैदा कर रहे हैं, हेट्रेड पैदा कर रहे हैं रिलीजन्स में, वो चीज को हमको बंद करना पड़ेगा। बिकॉज अगर इस देश, आपको मैं एक फौजी हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि हम फौज में कोई भेदभाव नहीं रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हम एक साथ रहते हैं, हम एक अपने आप को सोल्जर की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। सिमिलरली अगर हम अपने देश में हर एक देशवासी अपने आप को एक सोल्जर की तरह आइडेंटिफाई करेगा और अपने आप को ये नहीं बोलेगा कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर ये चीज सामने आएगी। आज आप मणिपुर का एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, मणिपुर में मेथीज के साथ और कुकीज के साथ आज क्या हो रहा है, और इसको एक हिंदू मुस्लिम का एंगल भी दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम और क्रिश्चियन, वही हिंदू क्रिश्चियन का भी एंगल दिया जा रहा है, बिकॉज मेथीज ज्यादातर हिंदूज है। तो ये चीज हम क्यों फैलाते हैं, और ये जो एजिटेशन हुई है इसको रोका जा सकता था। हमको इसको पता होना चाहिए था। रिजर्वेशन, अभी देखिए, एक रिजर्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इस देश में, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि रिजर्वेशन कोई कास्ट या रिलीजन के बेस पे नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन होना चाहिए आपकी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर होना चाहिए, कि आपको क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। अगर किसी सोसाइटी के स्ट्रेटा को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो हम एक उनके लिए रिजर्वेशन हम कर सकते हैं कि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। हम कास्ट और रिलीजन के बेस पे तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो इस चीज से हमको उभर के निकलना है। आज तक हमारा देश उभर नहीं पाया। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिक्स में ऊंचे लेवल पर बैठा दिया जाए, किसी, मान लीजिए बीजेपी के मुखिया के रूप में, मान लीजिए, उदाहरण ले रहा हूं, तो आप कौन सी एक चीज पॉलिटिक्स में, पूरे भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में चेंज करना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं कि देश का जो कानून है वो सबके लिए सामान्य होना चाहिए। हम एक कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं। अगर हमको देश को एक करना है, मैं अगर आप जो प्रेसिडेंट बनाएंगे और मेरे पास पावर होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे देश को एक यूनाइट करने की कोशिश करूं, इकट्ठा करने की। अगर हम अपने देश को इकट्ठा कर पाएंगे, एक यूनाइट कर पाएंगे, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरह हम ऐसा कोई भी ऐसा कानून अगर बनाएंगे कि हम, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं, सबकी बातें सुनी जाए। अगर कोई भी एक इसको मुस्लिम है, हम उसको उस नजर से ना देखें कि वो एक टेररिस्ट है या वो इसको पाकिस्तानी का उसको सिंपथाइजर है। हम सबको एक लेंस की तरह देखें। ये मेरी मुहिम ये रहेगी कि हम पूरे देश को कोशिश करें। ये काम आसान नहीं है, मैं बता सकता हूं। जिस प्रकार से आज हमारा देश विभागों में बटा हुआ है, स्टेट्स में बटा हुआ है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर सेंटर में कोई अगर गवर्नमेंट है और स्टेट्स में अगर कोई ऑपोजिशन की गवर्नमेंट है, कोई दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है, ये भी एक चैलेंज है। तो अगर हम सामान्य हर एक गवर्नमेंट को ट्रीट करें, सपोजिंग अगर हम ग्रांट्स की बात करते हैं, फंड्स की बात करते हैं, तो बीजेपी रूल स्टेट्स को उतना ही पैसा मिलना चाहिए जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स को पैसा मिलता है डेवलपमेंट के लिए। अगर हम एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स अगर हम बनाएंगे और हर एक स्टेट को इक्वल अगर हम इंपॉर्टेंस देंगे उसको डेवलप करने के लिए, तो आप देखेंगे देश बदलेगा। जो भी आज जो मेजर प्रॉब्लम है देश में कि लोग समझते हैं कि किसी को फेवर किया जा रहा है, किसी को नहीं किया जा रहा। एक अगर आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और अगर आप एक समानता लगाएंगे, लाएंगे, तो मुझे कोई शक नहीं है कि देश आपका बहुत आगे बढ़ेगा।
अगर देश को परिवर्तन करने का आपको मौका मिले और राष्ट्र में ऐसी पोजीशन में आप हो कि आप कर सकते हैं, तो कौन से ऐसे 2 एक्शंस, मैं प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं, एक्शन की बात कर रहा हूं, राइट एक्शन, कौन से ऐसे 2 एक्शंस आप लेंगे जिससे भारतवर्ष की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आ जाएगा? सबसे पहले तो मैं ये एक्शन लूंगा कि इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म्स कराऊंगा। इलेक्ट्रॉल रिफॉर्म, मैं आपको इसको क्यों बोल रहा हूं ये, कि जिस टाइप के लोग आज जो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, हमको वो चीज रोकना है। हमको जो लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, हमको उनको नहीं आने देना है पॉलिटिक्स में। हमको हमको ऐसा कानून बनाना है कि 70 साल से उम्र के लोग पॉलिटिक्स में ना आए या 65 साल के ना आए। हमको एक यूथफुल और साथ साथ एक्सपीरियंस को, यूथ और एक्सपीरियंस को मिलाना है, दोनों को साथ लेके आना है। और एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमको तय करनी चाहिए कि अगर कोई ग्रेजुएट नहीं है तो वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ। कल आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं और अगर आप एक मिनिस्टर बन जाते हैं और अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, तो आप उस मिनिस्ट्री को कैसे चलाएंगे मुझे बताइए। टोटली आप डिपेंडेंट होंगे आईएएस वाले जो आपको बताएंगे, या आपके जो भी ब्यूरोक्रेसी आपको बताएंगे, आप वो उसको करेंगे या अपना एजेंडा लगाएंगे। तो फिर उससे देश का नुकसान होता है। सबसे पहले तो मैं आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंस है आपका ना जुडिशियल रिफॉर्म्स। आज जो हमारी सिचुएशन है, हमारा जो कानून है, लोग जानते हैं कि अगर मैंने मर्डर भी कर दिया तो 20 साल तक ये केस चलेगा और जब तक हमारे आधे जो गवाह हैं वो तो खत्म कर दिए जाएंगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट इस देश को है, तो इसीलिए मैं 3 पिलर्स हैं देश के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। जुडिशरी को अगर आप रिफॉर्म करेंगे कि कोई भी केस हो वो 1 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। बिल्कुल। और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को निकालिए, आप जजेस को भर्ती कीजिए आप। सेकंड इज आपका लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आर एक्चुअली 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो भी लेजिस्लेचर में आता है वो आपका एग्जीक्यूटिव बनता है। वो आपकी गवर्नमेंट अगर उसको जीत जाता है तो वो आपकी गवर्नमेंट चलाता है और वो आपका एग्जीक्यूटिव बन जाता है। तो अगर आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को अगर आप सही कर देंगे, सही लोग पॉलिटिक्स में अगर आएंगे, और अच्छे लोग आएंगे, और दूसरा अगर आप अपने जुडिशियल रिफॉर्म्स कर देंगे कि भाई आपका लॉ एंड ऑर्डर और आपकी जो आपकी कानून की व्यवस्था है, अगर आप उसको सही कर देंगे, ये 2 इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारे मेजर्स है, पर आपने अगर मेरे से बोला है कि 2 इंपॉर्टेंट इसको मेजर्स को अगर इसको करना अगर चाहूंगा तो मैं इन दोनों को करूंगा। इसी के साथ मुझे एक और बात समझ में आ रही है कि एक प्रश्न उठ जाता है, बल्कि पॉलिटिशियंस जैसे डॉक्टर एक ट्रेनिंग के बाद डॉक्टर बनता है, 5 वर्षों तक एमबीबीएस करेगा, फिर उसके बाद एमडी करेगा, फिर ट्रेनिंग में रहेगा, तो फाइनली 10 वर्ष के बाद वो एक डॉक्टर ऐसा बनेगा जहां पेशेंट ठीक से जाएंगे उसके पास। वैसे ही आपके यहाँ भी है। हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सुरक्षा में हैं, उनकी भी शानदार ट्रेनिंग होती है। और उनकी ट्रेनिंग मैं तो देखता हूं कि उनकी ट्रेनिंग हर दिन होती है, हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन उनकी ट्रेनिंग है। वो हमेशा ट्रेनिंग में रहते हैं और तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, हाँ, हमेशा वो रहते ही हैं उसमें। लेकिन पॉलिटिशियंस की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। क्या आपको लगता है कि ट्रेंड पॉलिटिशियंस की डिमांड आने वाली है? देखिए, अगर आप दूसरी कंट्रीज के एग्जांपल लें, मैं अमेरिका के एग्जांपल लेता हूं आपको। आप अमेरिका में
देखिए किस टाइप के सेनेटर्स हैं, किस टाइप के कांग्रेसमैन हैं, किस टाइप के डेमोक्रेट्स हैं, किस टाइप के रिपब्लिकन्स हैं, और वो कौन से एरिया से आते, अटॉर्नीज हैं, वो फौज में रहे हुए ऑफिसर्स हैं, उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है, उनको डिफेंस में कई ओहदों में लगाया जाता है। बिल्कुल। और जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं, जो आपकी इकोनॉमी में एक्सपर्ट्स हैं, उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया जाता है। आप एक यूएसए का एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जहां पे इस टाइप के लोग ऑलमोस्ट 70%, मैं बोलूंगा 100% तो नहीं होगा, बट ऑलमोस्ट 70% ऐसे आपके लोग हैं जो उस देश की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, और इसीलिए आज यूएसए देश का नंबर 1 है। सिमिलरली अगर आप हमारे देश में ये एक ऐसा अगर रिफॉर्म्स इनिशिएट अपना कर दें जिसमें हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इलेक्शन में बनता है, वो एक 6 महीने का कार्डर करें। शुरुआत हम ऐसे कर सकते हैं, अगर हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में अच्छे लोग अगर हम लेके आए, हम उनको 6 महीने की या तो आईएएस एकेडमी में या कोई मिलिट्री एकेडमी में, हो सकता है 4 महीने उनको आईएएस एकेडमी में भेजे और 2 महीने मिलिट्री एकेडमी में भेजे। बॉर्डर का उनको एक पूरा जो एक्सपोजर दे कि किस तरीके से आपकी फौज काम कर रही है, एक एडमिनिस्ट्रेशन का उनको आइडिया दें आईएएस एकेडमीज में, उनको इसको बताएं कि इसको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो एक फाइल में देखी जाती हैं, और जो एक स्टेटमेंट ऑफ केस कैसे अपना बनता है, एक फाइनेंशियल प्लान इसको कैसे इसको बनाया जाता है, एक स्टेट को डेवलप करने के लिए क्या क्या इसको फैक्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। अगर इस टाइप की ट्रेनिंग हमारे पॉलिटिशियंस को मिले और हम इसको एक ग्रेजुएटेड फॉर्म में अपना कर सकते हैं, और अगर इसको मिले तो मुझे कोई शक नहीं है मेरे माइंड में कि हमको अच्छे जो हमको जो गवर्न करते हैं आज जो लोग और जो डिसीजन मेकर्स हैं, आप और मैं, मैं तो रिटायर्ड हूं और मैं इतने आर्टिकल्स लिखता हूं मैगजीन में, वो शायद गवर्नमेंट में कोई उसको पढ़ता भी नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि वो जो डिसीजन मेकर्स हैं आज गवर्नमेंट में, अगर हम उनको एजुकेट करें, और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूं, हमारे जितने भी वेटरन्स हैं, इतने एक्सपीरियंस के साथ वो रिटायर होते हैं। हम फौज में 55 से लेके 58 की उम्र में हम रिटायर हो जाते हैं। 55 और 58 के बाद हमारे पास और 10-15 साल हैं देश को देने के लिए, बिकॉज एक पॉलिटिशियन तो कभी रिटायर होता ही नहीं। 80 साल तक, 85 साल तक आपने गवर्नर, अभी आपने इसको गवर्नर अपना बनाया है जो 85 साल का है, तो अभी वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट ही अपने फ्री ऑफ कॉस्ट ही कराता रहता है, इसलिए वो गवर्नर बन रहा है। वो एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या चलाए। तो इसीलिए हमको ये सारे हमको बदलाव हमको लाने हैं। सिलेक्शन ऑफ गवर्नर्स के ऊपर भी एक इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से गवर्नर्स आजकल बिहेव करते हैं, हमको वो सिस्टम में भी बदलाव लाना है, और एक अगर हमको एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन को, एक स्टेट गवर्नमेंट को चलाना है, तो अगर बहुत सारी चीजें अंग्रेजी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में बहुत सोच विचार की जरूरत है। और इसको तभी मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारा मीडियम होना चाहिए युवा पीढ़ी, बिकॉज हमारी बात वही समझ सकते हैं, हमारी बात जो बैठे हुए हैं ऑलरेडी पावर में या ऑपोजिशन में, और वो इलेक्शन की जो वेट करते हैं, हर एक 5 साल के बाद हम इलेक्शन लेंगे, 3 करोड़ उनको देना पड़ता है एक सीट के लिए और विधायक बनने के लिए, ये सब हमको बंद करना है। पर इन लोगों से बात करके बंद नहीं हो सकता है। तो
जैसे मैंने आपके इंटरव्यू में इसको शुरुआत में बताया, ये हमको, हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमको इसके पास जाना है और हमको नहीं एक्सपेक्ट करना है कि 5, 10, 15 साल में कुछ होने वाला है। होगा तो जो 20 और 25 साल का पीरियड आप मान के चले, हम उसमें उम्मीद रख सकते। बहुत बढ़िया। आपसे बहुत सी जानकारी ऐसी मिली जो बिल्कुल नई है, और सिर्फ मैं नहीं, ऑडियंस जो भी इसको सुनेगा उसको लाभ होगा, मुझे पता है। हम आपको लगातार एथिकल पॉलिटिक्स के माध्यम से अपने बल पर कम से कम खर्च में चुनाव कैसे जीतना है ये बता रहे हैं, और अगले एपिसोड में किसी विशेष मेहमान के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक आप पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका कैसे निभा सकते हैं, इस पर सिर्फ प्लान नहीं, एक्शन लीजिए। नमस्कार। नमस्कार।